Hello everyone. In this video, we will discuss about the stem cell. Now, let's start. Stem cells are the primary cells capable of self-renewal and differentiating into specialized cells or organs. So, what are the stem cells? हमारी स्टेम सेल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर दी प्राइमरी सेल, यानी कि हमारी बॉडी में जो कि सबसे पहले जनरेट होंगे. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्राइमरी सेल्स. एंड दीज आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिफॉर्मिंग थ्रू माइटोसिस, यानी कि रिफॉर्मिंग, ये क्या कर सकती हैं? खुद को फिर से फॉर्म कर सकती हैं. यानी कि अगर हमारे पास 10 सेल प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगी? जब भी ये ओल्ड होंगी तो ये क्या कर सकती? खुद से खुद ही को फॉर्म करना. That's why we are not called as self-reforming and through the mitosis. हम देखा था ना माइटोसिस डिवीजन, यानी कि सेल एक से किस में डिवाइड होगी? दो सेल में डिवाइड होगी, फिर ये दो फिर से दो में डिवाइड होंगी. सो हमारी जो स्टेम सेल है क्या रहती है? कैन सेल्फ रिफॉर्मिंग बाय द माइटोसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन डिफरेंशिएट इनटू द स्पेसिलाइज्ड सेल. इसका क्या मतलब हुआ? डिफरेंशिएट का मतलब होता है अपने आप को किसी दूसरी सेल में कन्वर्ट करना. यानी कि जैसे हमारी ये सेल है स्टेम सेल. अब हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा पेशेंट है और उसकी बॉडी में लिवर सेल की संख्या कम है, नंबर कम है किसी भी कारण, या तो वो डैमेज हो गया, चोट लग गई. तो अब हम क्या करें? अगर इन स्टेम सेल को उस व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर ट्रांसपेरेंट कर दें तो ये जो स्टेम सेल है अपने आप को लिवर सेल में भी कन्वर्ट कर सकती हैं. अगर किसी की स्केलेटल मसल सेल कमजोर है तो आप अगर ये वहां पर ट्रांसपोर्ट कर दोगे तो स्केलेटल मसल सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं. इसके अलावा ब्लड सेल में भी कन्वर्ट हो सकती हैं. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिलाइज्ड सेल, कि ये अपने आप को सभी टाइप की सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं. नाउ द वन थिंग टू बी नोटेड, दीज सेल्स सर्व द रिपेयर सिस्टम ऑफ द बॉडी. रिपेयर सिस्टम, रिपेयर तो आप लोग समझ में होगी. जैसे हमारे रहती है ना, कोई भी मशीन है, गैस है, क्या इसे रिपेयर कराना है, खराब होगी. सेम है हमारी बॉडी में कोई भी सेल अगर अपन बोलते ना कि डैमेज होगी, और अगर सेल डैमेज होगी तो टिश्यू, टिश्यू तो ऑर्गन, और ऑर्गन तो सिस्टम. तो अगर हमारी बॉडी में सिस्टम अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ड्यू टू ओल्ड सेल, तो ये सेल क्या करती हैं? यही डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, और बॉडी को रिपेयर करती हैं. इसके अलावा दूसरा अच्छा एग्जांपल, जैसे कभी देखना नॉर्मली किचन में महिलाएं काम करती है ना, धीरे धीरे अब मान लीजिए आलू काट रही हैं, ध्यान कहीं और ही है, क्या मुस्कुराया था ऐसा, अब कहीं और ही सोच रही है, दिमाग कहीं और, गलती से आलू की जगह उन्होंने अपनी उंगली काट ली. ठीक है. अब देखना कि पहले तो वो चोट है, फर्स्ट दिन तो एकदम क्लियर दिखती है, दूसरे दिन भी दिखेगी, तीसरे दिन, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद देखना धीरे धीरे चोट भर जाती है. तो ये जो चोट भर रही है किस वजह से? ड्यू टू द माइटोसिस डिवीजन एंड स्टेम सेल. हमारी स्किन में भी ये स्टेम सेल प्रेजेंट होती हैं और धीरे धीरे क्या करती हैं? इसी माइटोटिक डिवीजन से उस घाव को भर देती हैं. ओके. नाउ दीज आर प्रेजेंट इन ऑल दी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी स्टेम सेल जो है वो सभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी एंड सेल्यूलर? मल्टी हमने पहले बता दिया, ज्यादा, मैनी, जैसे मल्टीप्लाई होता है, और सेल्यूलर इज रिलेटेड टू सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल. जैसे ह्यूमन है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना है. ऐसे एनिमल हो गए, बहुत सारी सेल से मिलकर बना है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल्यूलर हैं, उन सभी में हमारी स्टेम सेल प्रेजेंट होती है. यूनिसेल्यूलर में नहीं होती, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गए. रीजन ये है कि उनमें जो एक ही सेल है, अब अगर ये डिवीजन होगा तो दो बनेगी. दैट्स व्हाई वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनमें दो सेल हो ही नहीं सकती. दे आर यूनिसेल्यूलर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सोर्स ऑफ स्टेम सेल. अब जो हमारी स्टेम सेल होती हैं इसके 3 सोर्सेस होते हैं, और इन्हीं 3 सोर्सेस के अकॉर्डिंग हम स्टेम सेल को 3 टाइप में क्लासिफाइड कर देते हैं. द फर्स्ट सोर्स इज द एम्ब्रियो. ओके, व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो का अगर मैं हिंदी में मतलब बोलूं तो भ्रूण, जिसे हम और बोल सकते हैं फीटस, यानी कि वो बच्चा जो कि अभी एक होता ना कि मम्मी के पेट में डेवलप हो रहा, उसे हम बोलते हैं भ्रूण. तो यहां से भी हम स्टेम सेल को कलेक्ट कर सकते हैं, और इन स्टेम सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल. अपार्ट फ्रॉम दिस द अम्बिलाइकल कॉर्ड. अम्बिलाइकल कॉर्ड ब्लड. अभी अम्बिलाइक ब्लड तो ठीक है, सभी को पता होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्बिलाइकल कॉर्ड?
आपने देखा एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, यानी कि माँ के पेट में जो बच्चा है, तो ये हमने देखा कि अपने पास क्या है, ये है अपने पास फीटस या फिर एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो को जितने भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं माँ की बॉडी से, क्योंकि लिविंग बॉडी है तो ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तभी तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होगा। तो इनके बीच में एक कनेक्शन होता है किसका, प्लेजेंटा का। ये है प्लेजेंटा, यहाँ होगी मदर्स बॉडी, इसके थ्रू इसे मिलता है न्यूट्रिएंट्स। अब अभी भी लेकिन आप लोग देखोगे तो ये हमारा रहा फीटस, ये है प्लेजेंटा, जैसे हिंदी में अपरा बोलते हैं। अब दोनों के बीच भी डिफरेंस है ना, अगर यहाँ से न्यूट्रिएंट्स यहाँ जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, तो एक ऐसे जाते हैं, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है एक ब्लड वेसल का ग्रुप, इस टाइप की एक बन जाती है ट्यूब एकदम ब्लड वेसल की, जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स फीटस से प्लेजेंटा और प्लेजेंटा से यहाँ, और ये प्लेजेंटा रहता है मदर बॉडी से कनेक्ट। सो दैट्स वाई ये जो ब्लड वेसल्स का ये ग्रुप रहता है ना, इसे ही हम बोलते हैं अम्बलाइकल कॉर्ड। इसे और जब आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें, जब भी देखना किसी बच्चे की जब डिलीवरी होती है, हाँ प्रेगनेंसी के टाइम, तो देखना कि जब भी वो काटते हैं ना, तो यहाँ नाभि के यहाँ इस चीज को कट करके एक छोटी सी क्लिप लगा देते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। तो वही जो यहाँ पर नाभि में क्लिप लगाते हैं ना जिस ट्यूब में, वही होती है अम्बलाइकल कॉर्ड। और इन स्टेम सेल्स को हम बोलेंगे अम्बलाइकल स्टेम सेल्स। द थर्ड सोर्स इज एडल्ट, यानी कि ये तो एम्ब्रियो की बात हो गई, चाहे एम्ब्रियो पर्टिकुलरली था या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड थी। थर्ड होती है अडल्ट, यानी कि अभी जो यही ये स्टेम सेल रहती है ना, जैसे ही बच्चा भ्रूण से अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी कन्वर्ट हो जाती है अडल्ट स्टेम सेल में, और फिर ये डिसअपियर हो जाती है। तो अडल्ट में सिर्फ हमारी अडल्ट स्टेम सेल ही प्रेजेंट रहती है। ओके, इन दिस वीडियो वी कवर द एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल। Okay, so these are derived from blastocyst, early stage of embryo। यानी कि किससे ड्राइव नहीं है, चलाने वाला ड्राइव नहीं, ड्राइव। ड्राइव मीन्स ओरिजिन, आप लोग लिख सकते हो ओरिजिन होना, ओरिजिन किससे ओरिजिनेट हुई है, फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, स्पेलिंग है BLASTOCYST, ना कि यहाँ पर CYTE है। अगर ये CYTE हो जाता ब्लास्टोसाइट, तो वो होती है बोन की एक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सभी बोन की सेल्स हैं। जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा। यहाँ पर अभी है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये होती है एम्ब्रियो की अगली स्टेज। एम्ब्रियो समझ में आ गया ना, फीटस। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। सभी को पता है कि नॉर्मली जो ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है ना, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन किस किस का होगा, जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो सबसे पहले होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म प्लस ओवम, या फिर हम बोल सकते हैं एग, ये दोनों आपस में होंगे कंबाइन। फिर अब ये जो एग होगा, ये हो गया फर्टिलाइजेड एग। तो आफ्टर 4 to 5 डेज, यानी कि फर्टिलाइजेशन जिस दिन हुआ उसके 4 से 5 दिन बाद एक सेल बनती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और यही एक्चुअली किसकी स्टेज है, इसी ब्लास्टोसिस्ट से हमारा होगा डेवलप फीटस, यानी कि फिर जो फीटस रहता है ना, फिर नवजात बच्चा बनेगा, वही एडल्ट बनेगा। तो फर्टिलाइजेशन आफ्टर 4 to 5 डेज जो सेल बनी उसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट, और यही है किसकी स्टेज है, एम्ब्रियो की। इसके अलावा इट हैव 30 to 50 सेल्स, और जब ये स्टेज होती है ना, क्योंकि बहुत पहले की स्टेज है, उस समय सिर्फ इसके पास रहती है 30 to 50 सेल्स। Now, embryogenic stem cells have 2 important qualities। अब हमारी जो ये एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल है, अभी तो हमने स्टेम सेल देखा था नॉर्मली, अब पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं सिर्फ इस एम्ब्रियोनिक की। इसके पास 2 इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। द फर्स्ट वन इज दैट कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल, सेल्फ मीन्स खुद, ठीक है, री एंड न्यूबल, न्यूबल तो सभी समझो, न्यू खुद को न्यू करना, और रीन्यूअल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये बॉडियां बनी थी ये 30 to 50, तब तो ये न्यू थी ही, लेकिन अब किसी कंडीशन में क्या कर रही है, अपने आप को फिर से डिवाइड करके नया बना रही है। तो रीन्यूअल, फिर से न्यू करना, और कैपेसिटी, यानी कि अपने आप को फिर से नया कर सकती है। डिवीजन मैंने बता दिया थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस को हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्लूरिपोटेंट इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरिपोटेंट? प्लूरिपोटेंट का मतलब होता है, जो अपन ने देखा था ना, डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेसिफिक लाइट सेल। ये सेल्स अपने आप को सभी तरीके की सेल में डिफरेंशिएट कर सकती हैं इन द लेयर ऑफ एंडोडर्मल,
एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्म। अब वो सब ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये सेल अपने आप को लिवर में भी डेवलप कर सकती हैं, हार्ट में भी डेवलप कर सकती हैं। व्हाट आर दीज एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ये तो हमें पता ही नहीं है। अब बेटा इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना, क्योंकि सभी बताते हैं कि फीटस का डेवलपमेंट हो रहा। एक्चुअली फिर आप देखना कि हमें पता है ना कि अडल्ट में तो भाई सभी होता है, हार्ट भी होता है, किडनी भी होती है, लंग्स भी होता है, स्किन। ये डेवलप कैसे हुए ये सभी नहीं बताते। आज हम इसे अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम देखें हमारे पास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। आफ्टर 4 to 5 डेज क्या बनी, ब्लास्टोसिस्ट। इसके लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन के हम 3 वीक, हम देखें ना कि हमारी जो फीटस लाइफ है जैसे अर्ली स्टेज थी, हम कौन सी लाइफ देख रहे हैं, 3 वीक। एक फीटस की जब कितने महीने का, कितने हफ्ते का हो जाएगा, 3 हफ्ते का, तब उसमें क्या होता है, तब उसमें बनती है एक लेयर, और उस लेयर को हम बोलते हैं जर्म लेयर। इस तरीके से एक लेयर बनेगी, एक्चुअली ऐसे लंबे में रहेगी, मैं राउंड में दिखा रहा हूं। एक लेयर बनती जिसे हम बोलते हैं जर्म लेयर। अब इसी बट को तोड़ते हैं जर्म लेयर, तो समझ में आ गया जर्म का मीनिंग क्या होता है। जर्म का मीनिंग होता है सीड, जिसे आप बीज बोल सकते हैं, या फिर स्प्राउट जिसे हम अंकुर। जैसे हम फसल में बीज बोते हैं ना, बीज से पूरी फसल होना है, सेम एज, क्योंकि ये सेल जो रहेंगी ये होते हैं बीज, ये जो लेयर, क्योंकि इसी लेयर से हार्ट भी बनना है, इसी लेयर से लंग भी बनना है, इसी लेयर से बोन भी बननी है। दैट्स व्हाई हमने इसे बोला जर्म लेयर। अब इस जर्म लेयर में हमारी 3 लेयर, जैसे जर्म लेयर है, एक है सबसे इनर में रेड वन, अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो होती है एंडोडर्मल, इसे बोलते हैं एंडोडर्मल। जैसे मैंने एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म बताया था, एंडो मतलब अंदर से रिलेटेड, एक्टो मतलब बाहर से रिलेटेड। तो एंडोडर्मल जो कि बिल्कुल कहां प्रेजेंट है, सेंटर में। अब एक्टोडर्मल जो कि कहां प्रेजेंट होगी, बाहर। इससे आप लोग समझ गए होंगे, दिस ब्लैक वन। और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है ब्लू कलर में, दिस इज मीसोडर्मल। बाय मीसोडर्मल, मीसो मीस होता है इंटरमीडिएट या मिडल, क्योंकि बाहर कौन सी प्रेजेंट है, एक्टोडर्मल, इनर में एंडोडर्मल। तो दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वो होती है हमारी मीसोडर्मल लेयर। अब ये जो 3 लेयर है ना, इन्हीं से हार्ट भी डेवलप होना है, इन्हीं से किडनी भी डेवलप होनी है, इन्हीं से लंग और इन्हीं से बोन। बस अलग अलग लेयर अलग अलग ऑर्गन डेवलप करती है। जैसे सबसे पहले हम बात करें हमारी एक्टोडर्मल की, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर। अब क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट है, तो हमारी बॉडी का आउटर मोस्ट पार्ट क्या है, स्किन। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, और इसी स्किन से हमें मिलते हैं सेंसेशन। जैसे कि कोई भी अभी मैं पढ़ा रहा हूं या आप नॉर्मली बैठे हुए हो, ठीक है, आप कोई पीछे से एक पट्ट से दे दे तो सेंसेशन होते हैं ना कि भाई लगा है, क्यों, स्किन से जा रहा है। तो स्किन में हमारी प्रेजेंट है नर्व। दैट्स व्हाई एक्टोडर्मा मतलब बाहर के ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगी तो प्रोड्यूस द स्किन, एंड उसी में प्रेजेंट होती है नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व से पूरी फैली रहती है। फिर हमारा है एंडोडर्मल। अब इस एंडोडर्मल में अंदर वाले ऑर्गन डेवलप होंगे, जैसे हमारा लंग्स हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। अब हमारा बचता है मीसोडर्म। तो मीसो थोड़ा सा रिलेटेड रहता है मसल से, तो ये डायरेक्टली किस किस को डेवलप करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को और मसल एंड बोन्स को। ओके, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट भी आ जाता है, अपार्ट फ्रॉम दिस ब्लड वेसल भी आ जाती है। तो हमारी ये जो 3 लेयर रहती हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अभी तक सभी लोग पढ़ाते हैं बट कोई भी क्लियर बताते हैं नहीं। आई होप आज आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्या देख रहे थे, स्टेम सेल। हमारी जो स्टेम सेल होती है ना, ये इनमें से किसी भी चीज का डेवलपमेंट कर सकती हैं। दैट्स व्हाई इनने सीधे बुक में लेयर लग के रखा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया। जिसे इतना इंटरेस्ट नहीं है तो वो सिर्फ शॉर्ट में लिख सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वन थिंग टू बी नोटिस, द स्टेम सेल कैन be therapeutically used for the regeneration and replacement of disease। यानी कि हमारी जो एम्ब्रियोजेनिक स्टेम सेल है, वैसे कोई भी जो स्टेम सेल हो, जो इसके अलावा जो 2 टाइप हैं, चाहे वो अम्बलाइकल कॉर्ड है या एडल्ट, इन्हें हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपिटिकली। तो थेरेपी मीन्स रिलेटेड, मैंने पहले बता दिया, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पर्पज से भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। किस चीज के लिए, फॉर द रीजनरेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डिसीज, या फिर रीजनरेशन ऑफ टिश्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, समझ लीजिए कि क्या हो गया, एक पर्सन है जिसकी बॉडी के कार्टिलेज,
इस जॉइंट के पास कार्टिलेज होते हैं, ये भी एनाटॉमी का टॉपिक है, वहां बताऊंगा, वो डिजनरेट होने लगे। अब क्या होगा कि बोन मूवमेंट ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इन स्टेम सेल को उस पर्सन की बॉडी में ट्रांसमिट करें तो वो अपने आप को इन कार्टिलेज वाली सेल में कन्वर्ट कर सकती है, कॉन्ड्रोसाइट होती है, ताकि उसकी बॉडी अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करती है। ऐसे ही बहुत सारे डिसीज में यूज होता है। इससे मैं इन स्टेम सेल्स के बाद जब इनका फंक्शन बताऊंगा तो बहुत डिटेल बताऊंगा, बहुत अच्छे से। एक्चुअली हम यूज कैसे करते हैं ये तो सही बताते, स्टेम सेल इसमें यूज हो रही, हो कैसे रही वो मैं बताऊंगा। ओके, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इट कैन डैमेज एम्ब्रियो ड्यूरिंग कलेक्टिंग दिस सेल, क्योंकि ये सेल प्रेजेंट है एम्ब्रियो में, फीटस में, जो बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ। अब आप उस फीटस से अगर ये सेल निकालोगे तो सिंपल सी बात है यार कि अभी तो वो बेचारा भी तो समझ लो यार किस स्टेज में है, तो वो ना उसे डैमेज हो सकता है, कई बार डेथ भी कॉज हो सकती है। दैट्स व्हाई ये थेरेपेटिकली यूज तो हो सकता है, बट इट इज वेरी टफ प्रोसीजर, बहुत रिस्की प्रोसीजर है, बच्चे को डैमेज कर सकती है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द अम्बिलाइकल एंड अडल्ट स्टेम सेल। थैंक यू सो मच एवरीवन।